हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वेक्टर का अपना सेकंड लेक्चर। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कि इक्वल वेक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, कैसे दो वेक्टर क्वांटिटी कब इक्वल कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को हम लोग कब इक्वल बोलते हैं, कि जैसे मान लें एक एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए कि क्लास की स्ट्रेंथ की बात करें। ठीक है, तो दो क्लास की स्ट्रेंथ कब इक्वल बोलेंगे कि जब दोनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो सेम। सपोज एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स और दूसरे क्लास में भी 50 स्टूडेंट्स, तो हम दोनों की क्लास की स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे कि सेम। ठीक है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी के कब इक्वल कहलाता है जब उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जिसकी इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है 50 है और इसमें भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है। ठीक है, तो अगर बात हो रही है इक्वल वेक्टर्स की, यानी वेक्टर क्वांटिटी कब इक्वल कहलाएंगे कि जब उनके पास क्या हो, जैसे वेक्टर स्केलर के पास क्या होता था केवल मैग्नीट्यूड, तो जैसे ही मैग्नीट्यूड सेम हुआ हम लोगों ने क्या बोला कि वो दोनों स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई सेम हो गई। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो एक वेक्टर दो वेक्टर कब इक्वल कहलाएंगे कि जब उनका मैग्नीट्यूड और साथ साथ उनका डायरेक्शन दोनों क्या हो इक्वल हो जाए। अगर दोनों सेम है तब उस समय दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे मान लो एक वेक्टर क्वांटिटी ली हमने, कोई एक वेक्टर ए लिया। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंट किया हमने और ये सिंबल के ऊपर। दूसरा वेक्टर हम लोगों ने लिया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। अब एक बात देखो, दोनों की लेंथ सेम है। मैंने बताया था कि जब भी अगर वेक्टर क्वांटिटी को ज्योमेट्रिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी जो लेंथ होती है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से क्या है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। ठीक है, अगर मान लो हम लोग देखते हैं कि एक वेक्टर सी इधर की तरफ है, दूसरा वेक्टर डी इधर की तरफ है। ठीक है, दोनों की अगर लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है सेम। यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या हुआ कि उनके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, तो भी क्या होंगे कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगे इक्वल वेक्टर। तो सी वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा डी वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। तो चूंकि वेक्टर के पास दोनों होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो दोनों जब सेम होगा तभी हम वेक्टर को क्या बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो क्या लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स if their magnitude and direction both are same. If their magnitude and direction both are same, their magnitude and direction both are same. जैसे ही अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हुआ तब दोनों जो वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ये वेक्टर इक्वल करने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी। सेकेंड टाइप हम लोग देखते हैं अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, जैसे मान लो कि अगर दो चीजें होती है हमने देखा वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो अगर या तो दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो जाए, जैसे सपोज दो वेक्टर को अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो या तो दोनों का क्या हो जाए मैग्नीट्यूड अलग हो जाए, या फिर दोनों का डायरेक्शन अलग हो जाए, या फिर दोनों ही अलग हो कि जैसे मैग्नीट्यूड भी अलग और डायरेक्शन भी अलग, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग अनइक्वल वेक्टर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि मान लो एक वेक्टर हमने P लिया और दूसरा वेक्टर Q लिया। यहाँ पे देखो दोनों क्या होंगे इक्वल या अनइक्वल। तो यहां से हमने देखा कि यार दोनों का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है अलग अलग। तो ये वेक्टर कैसे कहलाएंगे अनइक्वल वेक्टर। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर P इज नॉट इक्वल टू वेक्टर Q। रीजन क्या हमारा कि क्या अलग है मैग्नीट्यूड। क्या अलग है मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। मैग्नीट्यूड डिफरेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है अलग है। एक बार देखते हैं, जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल ये लेते हैं वेक्टर A और सेम लेंथ का एक दूसरा वेक्टर हमने बनाया वेक्टर B। ये भी कैसे वेक्टर हुए अनइक्वल वेक्टर।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलो लेंथ तो सेम है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, और मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो ये वेक्टर भी कैसे कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। दोनों का ये रीजन क्या रहेगा यहाँ पे, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो क्या है, डिफरेंट, डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों का जो वेक्टर क्वांटिटी ए और बी उनका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मान लो एक वेक्टर ऐसा हो जाए, ठीक है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर ये ले लो भाई, वेक्टर बी। अब यहां से अगर देखें तो क्या है, एक तो मैग्नीट्यूड सीधा देख के ही पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड भी क्या है, अलग, और डायरेक्शन तो लग ही रहा है कि भाई डायरेक्शन क्या है दोनों का, अलग। तो यहाँ पे भी है जो है वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर बी। रीजन क्या होगा हमारा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डिफरेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, बोथ डिफरेंट, यानी दोनों क्या है यहाँ पे, डिफरेंट। तो दो वेक्टर कब अनइक्वल वेक्टर कहलाएंगे कि या तो उनका केवल मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या केवल डायरेक्शन, या फिर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफरेंट हो, तो कैसे वेक्टर कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स, unequal vectors if their magnitude और डायरेक्शन, केवल मैग्नीट्यूड अलग हो तब भी अनइक्वल वेक्टर, और डायरेक्शन और बोथ या फिर दोनों ही डिफरेंट हो, और बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो कि केवल मैग्नीट्यूड अलग हो, केवल डायरेक्शन अलग हो, या फिर दोनों ही अगर डिफरेंट हो, तो वो वेक्टर कैसे कहलाएंगे, अनइक्वल वेक्टर। रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया कि वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स कब कहलाएंगे कि यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे, कि मैग्नीट्यूड देखना भी नहीं है कि हमें मैग्नीट्यूड सेम है अलग है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड या ये हम इसमें नहीं देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसा है, हमें सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है, ठीक है। कि जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर इधर की तरफ ए हो गया और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ हो गया, ठीक है, यानी ये यहाँ पे क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो दोनों वेक्टर कैसे कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। हमारे यहाँ पे क्या सेम होना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर दो वेक्टर क्या हो कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो, ये सेम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज हमने एक वेक्टर ए सी ले लिया, दूसरा वेक्टर ये ले लो डी ले लिया, तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड से हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। तो सी वेक्टर इज पैरेलल टू किसके, डी वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर के बारे में क्या लिखेंगे कि इफ टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन में, देन दोज आर कॉल्ड, देन those vectors are called parallel vectors, those vectors are called parallel vectors, ठीक है। वैसे वेक्टर कैसे कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब दूसरा इसके बाद, जैसे इक्वल का उल्टा क्या होता था, अनइक्वल, वैसे पैरेलल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कैसा होगा, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या होने चाहिए कि दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यानी एक वेक्टर अगर इधर की तरफ है पी वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमने ये ले लिया क्यू वेक्टर, ये क्या होंगे, एंटी पैरेलल, कि वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज एक वेक्टर इधर की तरफ है पी और दूसरा ये इधर की तरफ है Q, दोनों का यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो भी ये कैसे वेक्टर कहलाएंगे, एंटी पैरेलल। तो क्या लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स हैव एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स हैव एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन।
अगर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, देन दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल, दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। वैसे वेक्टर कैसे कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर। सिर्फ क्या अलग होना चाहिए, क्या एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। दोनों केस में मैग्नीट्यूड हो सकता है इक्वल हो और हो सकता है नहीं भी हो। जैसे यहाँ पे इक्वल अनइक्वल है, यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। यहाँ पे एक एग्जांपल में मैग्नीट्यूड मैंने अलग लिया है, दूसरे में सेम लिया है, तो मैग्नीट्यूड की टेंशन हमें इसमें नहीं लेनी। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कुछ भी यहाँ पे मतलब नहीं सोचना है, सिर्फ डायरेक्शन देखना है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम तो पैरेलल, अगर आप एग्जैक्टली अपोजिट है तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट हम देते हैं फिफ्थ, नेगेटिव वेक्टर। आज का लेक्चर हमारा बस टाइप्स ऑफ वेक्टर और एक और टॉपिक देखेंगे हम लोग, उसी में जाएगा नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा कि सिर्फ मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन। जैसे मान लो सपोज एक दो वेक्टर अगर इस तरह से हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब सपोज एक वेक्टर हमने ये लिया a, ठीक है, दूसरा वेक्टर हम लोग लेते हैं b जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? a के इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है? a के इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि b वेक्टर जो है वो a का नेगेटिव वेक्टर है। यानी यहाँ पे कंडीशन, पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली अपोजिट होना चाहिए। अगर डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड देखने की भी जरूरत है, तो ये तब क्या बोल सकते हैं कि बी वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो इसको कैसे लिखेंगे कि ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। कैसे लिखेंगे कि ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। ये नेगेटिव साइन इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। किसी भी, ध्यान रखना, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जो प्लस माइनस का साइन होता है वो हमेशा किस चीज को शो करेगा? डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, ठीक है, तो एफ वेक्टर, ठीक है। अगर मैं वही 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लगाऊंगा तो 10 न्यूटन का फोर्स अगर इधर लगा रहा हूं तो इसको माइनस एफ वेक्टर लिख सकते हैं। क्या ये माइनस एफ वेक्टर क्या बताएगा कि अगर एफ वेक्टर इधर की तरफ पॉजिटिव है तो इधर की तरफ नेगेटिव है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता है वो हमें सिर्फ किस चीज के बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में, कि अगर हमने जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चलो जैसे मान लो क्या होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है ना। तो इफ, ठीक है, two vectors have same magnitude, two vectors have same magnitude, ठीक है, दो वेक्टर के पास अगर सेम मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है अगर दोनों का, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, then they are called negative vectors, then they are called नेगेटिव वेक्टर्स। उन दोनों को क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। दे आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ऑफ ईच अदर। ये ईच अदर का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का नेगेटिव है या बी जो है वो ए का नेगेटिव। तो इसी को अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। चाहो तो आप कोई भी लिख सकते हो कि बी वेक्टर जो है वो ए का नेगेटिव है या ए वेक्टर जो है वो बी का नेगेटिव है। तो दोनों ही बात सही है। यानी हम लोग जब भी अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो, तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिक्स्थ हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर का मतलब क्या होगा? नाम से ही जैसे थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि सबका जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या है? वो दोनों का सारे वेक्टर, जैसे 2 वेक्टर 4 वेक्टर, अगर कोई इनिशियल वेक्टर तब कहलाएंगे जब सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो हो वो क्या हो? सेम। जैसे मान लो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर की तरफ ही लग रहा है। ये जो है ऑब्जेक्ट, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
तो ये F1 फोर्स लिया, ये F2 फोर्स लिया, ये F3 फोर्स लिया, ये F4 फोर्स लिया, ठीक है। तो सारे जो फोर्सेज है वो क्या है, सब एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो ये सारे कैसे फोर्स या कैसे वेक्टर कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे कि सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, सेम। अगर जितने भी सारे वेक्टर्स हैं सबका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है तो उनको क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ वेक्टर्स हैव सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, देन they are called co-initial vector, they are called co-initial vector। उन सबको क्या बोलेंगे, co-initial वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या सेम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये चीज ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर सेम है यानी सबका टेल अगर एक ही जगह पे है तो वैसे वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है, को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। को टर्मिनल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि जो सबका टर्मिनेटिंग पॉइंट एक ही हो, यानी एक तरीके से सारे वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर्स हैं 2 4 5 जितने भी वेक्टर्स हैं सब एक ही जगह आकर के टर्मिनेट हो रहे हो, ठीक है। यानी जैसे मान लो सपोज एक वेक्टर किसी ने यहाँ पे ऐसे लगाया, एक वेक्टर ऐसे लगाया, दूसरा किसी ने ऐसे लगा दिया, चौथा किसी ने ऐसा लगा दिया, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे आकर टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो हेड होता है वो क्या होता है, एक तरीके से जो एंड पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट अगर सबका सेम हो तो वैसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। जैसे मान लो ये फोर्स, ये F1 हो गया, F2 हो गया, ये F3 हो गया, ये F4 हो गया, ये सारे वेक्टर से 4 वेक्टर। अगर ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सब कोई उसी ऑब्जेक्ट पे अगर सारे उसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर। जैसे मान लो एक बलून ले लिया हमने, ठीक है, मैं इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूँ, इधर से भी लगा रहा हूँ, इधर से भी लगा रहा हूँ। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें इसको, तो ये सारे पॉइंट का जो सारे फोर्सेज हैं उन सबका टर्मिनेटिंग पॉइंट यही है, एक ही है टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो सबका ये ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, को टर्मिनल वेक्टर्स। तो क्या लिखेंगे, इफ ऑल वेक्टर्स टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, टर्मिनेट एट सेम पॉइंट, सारे वेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हों एट सेम पॉइंट, देन दोज आर कॉल्ड को टर्मिनल वेक्टर। क्या बोलेंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। वैसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, को टर्मिनल वेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक और, को प्लेनर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर्स क्या हुए, ठीक है। को प्लेनर का मतलब जैसे नाम से लग रहा है कि यहाँ पे क्या होता था, जैसे कोई इनिशियल में सारे पॉइंट का पॉइंट ऑफ सारे वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम होता था, यहाँ पे सारे पॉइंट का टर्मिनेटिंग, सारे वेक्टर्स का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता था। को प्लेनर में क्या होगा कि सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होगा कि ये सपोज एक बोर्ड का हम लोग प्लेन कंसीडर करते हैं, ठीक है। बोर्ड का प्लेन कंसीडर करें, एक इधर इस प्लेन में लग रहा है, एक इस प्लेन में लग रहा है, ये एक इस प्लेन में लग रहा है, एक इस प्लेन में लग रहा है, ये सारे वो वेक्टर एक इस डायरेक्शन में, सारे फोर्सेज क्या है, ये सारे वेक्टर्स क्या है, इसी पर्टिकुलर प्लेन में, ये प्लेन ऑफ बोर्ड में। या जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, जैसे ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इस पे भी हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में, एक इधर की तरफ कोई खींच रहा है, एक अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, तो ये क्या है, सारे उसके सरफेस पे लग रहे हैं, जो जितने भी सारे फोर्स है तो सारे उसके सरफेस पे लग रहे हैं, मतलब एक ही प्लेन में लग रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, जैसे ये बोर्ड ऑफ जो प्लेन ऑफ जो बोर्ड होगा, सारे वेक्टर्स जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में है, तो इन सबको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स। मतलब जितने भी सारे वेक्टर्स हैं उन सब वो सारे अगर एक ही प्लेन में लग रहे हो, उन सब का जो एप्लीकेशन जो हो एक ही प्लेन में हो, तो उन सबको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर्स। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, ऑल वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, ठीक है, इन सेम प्लेन, देन they are called coplanar vectors,
दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। वह सारे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। मतलब क्या सेम होना चाहिए कि सेम प्लेन में होना चाहिए, सारे वेक्टर सेम प्लेन में। एक और आएगा को इनिशियल, ये एक और। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, कोलिनियर वेक्टर। नाइन्थ हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि बस वो सारे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम। लाइन ऑफ एक्शन हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जिस लाइन के अलॉन्ग एक वेक्टर लगता है या वेक्टर अप्लाई किया जाता है। ये जैसे मान लो ये वेक्टर हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, जिस लाइन के अलॉन्ग ये वेक्टर लग रहा है यही लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो जितने भी वेक्टर्स अगर होंगे, जैसे मान लो इसका नाम हमने दे दिया ए, अगर कोई और भी वेक्टर्स है जो इसी लाइन के अलॉन्ग हो, इसी लाइन के अलॉन्ग हो, तो उन सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। कि जैसे मान लो दूसरा वेक्टर एक बी हो जो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, एक तीसरा वेक्टर सी हो जो इसी डायरेक्शन में हो, इसी लाइन के अलॉन्ग हो, तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर। कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, सेम। हो सकता है कि ये वेक्टर क्या हो, ये इधर की तरफ हो, ठीक है, ये जैसे डी वेक्टर, तो ये भी क्या है, इसी लाइन के अलॉन्ग, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। तो ये वेक्टर भी क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर। यहाँ पे कौन कौन से, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ये सारे कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर। कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या होना चाहिए कि अगर सारे वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो उन सारे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इफ ऑल वेक्टर्स हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन अगर हो, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। दे आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। उन सबको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो। इसका डायरेक्शन हम लोग की अगर बात करें तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, आर्बिट्रेरी होगा। आप जिस डायरेक्शन में चाहो उस डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो ये क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बस जीरो। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। इट इज अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, जीरो, एंड इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जिस नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे नाम में ही दिख रहा है यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिट। इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिट। ये कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो एक हमने फोर्स वेक्टर लिया 5 न्यूटन का, ठीक है, एफ वेक्टर लिया हमने, कितने का, एफ वेक्टर लिया, कितना है इसका मैग्नीट्यूड, 5 न्यूटन है। इसका मैग्नीट्यूड कितना, 5 न्यूटन। तो यूनिट वेक्टर हमने क्या बोला कि एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिट, मतलब 1 कितना होना चाहिए इसका, 1 न्यूटन के बराबर। तो अभी एक बात देखो कि अगर ये वेक्टर जो है वो अगर 5 न्यूटन का है, तो अगर इसको इक्वल 5 पार्ट में डिवाइड करें, 1 2 3 4, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहां से लिख लेते हैं। ठीक है, कि अगर इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो भी एक वेक्टर मिलेगा। ऑब्वियसली अगर वेक्टर को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये वेक्टर कितने हो गए, तो अपने पास इसी एक वेक्टर को जब डिवाइड किया हमने तो एक ये मिला, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, और यहाँ पे एक लास्ट वेक्टर। टोटल कितने वेक्टर, 5, और पांचों का मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट, मतलब पांचों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन के बराबर। तो ये जो वेक्टर आया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यूनिट, मतलब 1 न्यूटन के बराबर। तो ये जो वेक्टर होगा इसको हम लोग बोलेंगे कि इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। इस डायरेक्शन का क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को ये कैसे डिनोट करते हैं, तो एफ के ऊपर एक ऐसा कैप लगा देते हैं। हमने क्या किया कि अगर 5 न्यूटन का एक वेक्टर है, 5 न्यूटन का वेक्टर है, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो वेक्टर हमें ऑब्टेन होता है वही हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, एफ के ऊपर कैप लगा देते हैं।
ठीक है, अभी इसका यूज भी देखेंगे कि पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं, बाकी इसके यूज भी देखेंगे। जैसे मान लो कैसे डिनोट किया हमने, एफ के ऊपर एक कैप लगा दी, ये किस चीज को शो करेगा कि यार ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट है या यूनिटी है। मान लो मैं ए के ऊपर ऐसे लगा दूं तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये क्या शो करेगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें, वेक्टर ए के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, एफ वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन क्या है, एफ वेक्टर के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना, यूनिटी, तो ये क्या है, एक तरीके से यूनिट वेक्टर है, किसके डायरेक्शन में, एफ वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलो मैथमेटिकली डिफाइन अगर करना हो तो ये एफ कैप, हमने क्या किया कि जो वेक्टर था एफ वेक्टर, उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट जितना उसका मैग्नीट्यूड था। अगर 5 न्यूटन है तो इसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट में, तब जाकर के हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा या 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एफ, एक यूनिट वेक्टर को, तो एफ वेक्टर अपॉन जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर। अब एक बात देखो, ये कैसा वेक्टर, ये कैसा स्केलर, तो डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1 न्यूटन। तो ये हमारा क्या हो गया कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें, एफ वेक्टर। ठीक, मान लो एक वेक्टर हमने ए लिया, एक वेक्टर ए लिया, कितना, 3 मीटर का ले लिया, एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड कितना, 3 मीटर। अगर मैं इसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करूं तो भी हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर, ये वेक्टर और एक ये, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 मीटर, ये भी कितना, 1 मीटर, और ये भी कितना, 1 मीटर। तो ये जो वेक्टर मिलेगा हमें, यही हमारा क्या होगा कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ किसमें, वेक्टर ए, मतलब एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी ए के डायरेक्शन में, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट होगा तो वही क्या होगा, यूनिट वेक्टर। फिर से क्या किया हमने कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए को, तो वेक्टर ए और अपॉन क्या कर दिया कि उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ है? तो जब भी अगर आपको कभी भी यूनिट वेक्टर अगर डिफाइन करना हो तो सीधा क्या करेंगे कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता क्या है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, ये 1 यूनिट होना चाहिए। ठीक है, और वो वेक्टर उसी के डायरेक्शन में है। जैसे मान लो एफ वेक्टर, एफ कैप डिफाइन कर रहा है तो वो किसके डायरेक्शन में आएगा, एफ वेक्टर। अब इसका यूज क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज करते हैं वो देखते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इट इज अ वेक्टर हैविंग, इट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। ठीक है, ये तो चलो डेफिनेशन हो गया। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कि इसका यूज क्या होगा। जैसे मान लो मैं बोलूं, ठीक है, जैसे सपोज ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ और ये वेस्ट। ठीक है, मैं बोलूं कि एक फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, कितना न्यूटन, 30 न्यूटन। ठीक है, अब उस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो चलो भाई 30 न्यूटन फोर्स इन नॉर्थ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, नॉर्थ लिख दिया हमने। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर है, सही है नोटेशन अपना। मैं बोलूं कि एक आदमी डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट को मान लो हमने किससे डिनोट किया, ए से, कितना एंगल पे, 30 डिग्री पे डिस्प्लेस हुआ, कितना मीटर डिस्प्लेस हुआ, 20 मीटर। ठीक है, मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, वेक्टर ए इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना, 20 मीटर। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ, एक मिनट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये लो भाई मैग्नीट्यूड ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया, वेक्टर को नोटेट, ये वेक्टर को डिनोट कर दिया हमने। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं घर से निकला था पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया 20 मीटर से, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने घर से निकला, सपोज ये मेरा घर है, 20 मीटर में ईस्ट डायरेक्शन में गया, उसके बाद मैं बी के डायरेक्शन में 10 मीटर गया,
ठीक है। उसके बाद मैं बी के डायरेक्शन में 10 मीटर गया, मतलब यहां से पहले चलो ईस्ट के डायरेक्शन में 20 मीटर गया और बी के डायरेक्शन में मैं 20 मीटर गया। और हमें अगर मान लो बी वेक्टर ऐसा दिया हुआ है कि बी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये हमें दिया हुआ है कि बी वेक्टर, ठीक है। तो हम अपना जो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मान लो अपने पास पहले अगर सपोज ए से बी तक गया हो, ठीक है, ए से बी तक, उसके बाद सी तक, या ऐसे लिख लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। चलो भाई पी क्यू आर ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। तो P से Q तक जाने का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग लिखेंगे S1, ठीक है। और ये मान लेते हैं यही पॉइंट यहाँ से ये Q से, तो S1 को कैसे लिखोगे, S1 इक्वल्स टू 20 मीटर, क्या लिखोगे, ईस्ट, ये तो लिख दोगे कि S1 जो है वो पहले मैं कहाँ गया, 20 मीटर गया ईस्ट के डायरेक्शन में, लिख दिया भाई 20 मीटर ईस्ट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सही है वेक्टर के फॉर्म में। मैं गया उसके बाद 10 मीटर बी के डायरेक्शन में, हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ कि ये बी वेक्टर है और उसके डायरेक्शन में 10 मीटर गया। अब ये जैसे मान लो सपोज S2 डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो S2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 10 मीटर, मैग्नीट्यूड तो लिख दिया। अब डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना जरूरी है। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, तो अब एक बात देखो, हमें ये पता है कि बी के डायरेक्शन में गया, बी के डायरेक्शन में गया, तो एक बात देखो कि बी के डायरेक्शन में गया, तो अगर हमें ये पता चल जाए एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो और वो बी के डायरेक्शन में हो, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड अगर उसका 1 यूनिट है तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज भी नहीं होगा। जैसा मान लो कभी कभी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करते थे x/y है तो उस ऊपर 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे 3 से, क्यों, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 से कर दो, हो सकता है ये। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने देखा कि यार एक यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन अगर हो जाए तो हमारा जो ये जो लिखने का जो तरीका है वो सही हो जाएगा, ये जो नोटेशन है वो सही हो जाएगा। तो हमने क्या सोचा कि बी के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर डिफाइन किया जाए जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, जो 1 यूनिट हो। तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, तो भाई बी के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट और इसका डायरेक्शन बी के डायरेक्शन, सही है भाई, अपना काम हो गया कि इसके 1 से मल्टीप्लाई किया हमने और ये जिस कारण से इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज भी नहीं आया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, यूनिट वेक्टर का यूज। मान लो मैं बोलता हूँ कि ये एक पर्सन जो है वो सी के डायरेक्शन में, सी वेक्टर दिया हुआ है, सी के डायरेक्शन में 50 मीटर गया, सी के डायरेक्शन में 50 मीटर गया। अब उसका डिस्प्लेसमेंट शो करके दिखाओ, तो यार चलो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर लिखते हैं, एस वेक्टर इक्वल्स टू, फिर मैग्नीट्यूड कितना ले लिया 50 मीटर। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, अब ना इसके साथ एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं दिया और सिर्फ ये दिया हुआ सी के डायरेक्शन में गया। तो मैं क्या करूंगा कि इस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर डिफाइन करूंगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। तो वो कैसे, वो कौन सा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर सी कैप, ये ले लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा 50 मीटर सी कैप। तो यूनिट वेक्टर का यूज क्या होगा कि जब भी अगर एक ऐसे डायरेक्शन में, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या वेक्टर के अलोंग अगर हमें कोई क्वांटिटी लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, वो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। आगे चल के एक बार और आएगा ये टॉपिक यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हमें क्या देखना है कि यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन कैसे करेंगे कि एक वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कैसा वेक्टर, तो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है।